बहू, मैं नहीं चाहती कि तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही व्यर्थ हो। सुनो सिबी, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। आ जाओ 5 मिनट में। अनुज ने फोन करके बोला। हाँ अनुज, आती हूँ अभी बस। और सिबी रुपए अपने पर्स में रखती हुई नीचे आ जाती है और अनुज के साथ कार में बैठ जाती है। अरे वाह मैडम, आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है। क्या बात है, बॉस ने तारीफ की होगी। जरूर। नहीं, उससे भी बड़ी बात है। हाँ तो बताओ ना फिर। ये देखो, सिवी अपने पर्स से रुपए निकाल अनुज को दिखाती है। इतने रुपए? लॉटरी लग गई क्या मैडम? नहीं अनुज, ये मुझे बोनस मिला है। वैसे तो सर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, पर मैंने मना किया, मुझे कैश ही चाहिए था। पर क्यों? ये एक राज की बात है। सिवी अनुज को चिढ़ाते हुए बोली। राज? कैसा राज? अरे, हम दोनों के बीच कोई बात छिपी है जो तुम आज छिपा रही हो। और इतने रुपए का क्या करोगी? लाओ मुझे दे दो, मैं अकाउंट में डलवा देता हूँ। अनुज बोला। नहीं, बोला ना, मुझे कैश रखना है। और क्या करूँगी क्या नहीं, ये भी एक राज की बात है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। कहकर अनुज सिवी को घर के बाहर उतार कर चला जाता है। सिवी घर आकर सासू माँ को बताती है कि उसे आज बोनस मिला है और वो बहुत खुश है। उसकी सास सुलोचना जी भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती है और अपनी बहू की कामयाबी पर फूले नहीं समाती। थोड़ी देर बाद, लीजिए माँ, ये रुपए आपके लिए है, इन पर सिर्फ आपका हक है। सिबी ने अपनी सास सुलोचना जी को बोला। अरे, ये रुपए तो तुम्हें बोनस के मिले हैं ना बेटा, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? सुलोचना जी ने कहा। बेशक माँ जी, ये मुझे बोनस में मिले जरूर है, पर इन पर जितना हक मेरा है उतना ही आपका भी, क्योंकि आपके बिना ये असंभव था। जहाँ मैंने ऑफिस में काम किया, उतना ही काम आपने भी तो किया है घर और अभी को संभालने में। यदि आप ये सब नहीं संभालती तो मैं कहाँ कुछ कर पाती। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत और समर्पण का नतीजा है, मेरा कुछ रोल नहीं इसमें। तू रख अपने पास। मैं तो इसी में खुश हूँ कि तेरी मेहनत रंग लाई और तुझे तरक्की मिली। माँ, क्या आप जानती हैं कि मैं शादी से पहले नौकरी करती जरूर थी, पर सिर्फ अपने टाइम पास और जेब खर्च के लिए। पर अब मैं नौकरी करती हूँ अपनी पहचान बनाने के लिए, और उसके लिए हिम्मत मुझे आपसे मिली है जब आपने मुझे यह कहकर समझाया कि हाथ में आया मौका जाने मत दो, घर बाहर की चिंता तुम मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। और फिर बहू, तुम मेरी बेटी की तरह हो। तुम्हारी जगह अनुजा सिवी की ननद होती तो मैं उसके लिए भी ऐसे खड़ी रहती जैसे तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। आपने जब इतनी हिम्मत और ताकत बढ़ाई, तभी तो मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। सिबी अपनी माँ जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। सिबी को जब शादी के बाद नौकरी का प्रस्ताव मिला, तब वो गर्भवती थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। पर जब बेटा 4 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा, तो उसका दोबारा प्रस्ताव मिला। तब भी वो ज्यादा इच्छुक नहीं थी, क्योंकि बेटा छोटा था और घर के काम के साथ साथ बेटे की जिम्मेवारी भी उसकी सास पर आ जाती, और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसकी सासू माँ परेशान हो। वो घुटने के दर्द से वैसे ही बहुत परेशान रहती थी। वैसे तो घर पर झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड लगी हुई थी, पर फिर भी छोटे बड़े बहुत से काम होते हैं जो मेड के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते, इसीलिए उसने पहले तो लगभग मना कर दिया। पर जब सुलोचना जी ने उसको समझाया कि बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना इन सब कामों के लिए। मैं नहीं चाहती कि तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही व्यर्थ हो। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल पाई, पर तुम तो उस काबिल हो, और फिर तुम कमाकर लाओगी तो घर की आर्थिक सहायता भी होगी। आजकल की महंगाई के दौर में दोनों कमाए तो ही अच्छा है, और ये घर के काम तो नौकरी के साथ भी हो जाएंगे।
पर माँ, अभी की जिम्मेदारी भी तो है और ऑफिस में भी तो काफ़ी ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। आप कैसे कर पाएंगी ये सब? अरे, तेरे पापा ससुर जी के जाने के बाद वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अभी के बहाने मेरा मन लगा रहेगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू भी तो मेरी बेटी है, क्या माँ एक बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तब सिवी को सासू माँ के ऐसा बोलने से थोड़ी हिम्मत मिली और उसने नौकरी पर ये सोचकर जाना शुरू कर दिया कि 1-2 महीने देखती हूँ, सब कुछ ठीक रहा तो नौकरी जारी रखूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। पर सासू माँ के सहयोग से सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसकी नौकरी और घर भी। अब जब एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा कि तुम इतने अच्छे से नौकरी कैसे कर पा रही हो, मुझे तो घर पहुंचकर भी बहुत काम रहता है। तब उसने बताया कि ये सब सासू माँ की बदौलत हो पा रहा है और तभी उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी सासू को धन्यवाद बोलना चाहिए और आभार प्रकट करना चाहिए। बस तभी उसने सोच लिया कि इस बार की बोनस पर सासू माँ का ही हक होगा, किसी और का नहीं। माँ, आप साथ नहीं देती तो शायद मैं भी अपने दूसरे सहकर्मियों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाती और अपनी अलग पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं होती। आप ये रुपए मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार समझकर रख लीजिए। वैसे भी ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, जो मैं आज कर रही हूँ। जब सब लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं तो मैं ये सोचकर खुश होती हूँ कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ और आपके बारे में एक बार नहीं सोचा कि आपने मुझे घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त नहीं किया होता तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाती? अरे पागल, इतना क्या सोच रही है? ये सब तेरी मेहनत का ही नतीजा है। मैंने बस तेरा सहयोग किया है और कुछ नहीं। सुलोचना जी बोली। तभी पीछे से आते हुए सीवी का पति अनुज बोला, अच्छा तो ये है राज की बात जो तुमने मुझसे छिपाई। मतलब इसीलिए तुम्हें कैश चाहिए था क्योंकि तुम ये रुपए तोहफे के रूप में माँ को दे सको। अरे, मुझे बोलती तो मैं और तुम मिलकर एक अच्छा सा तोहफा माँ के लिए खरीद लाते। नहीं, मैं चाहती हूँ माँ जी इन रुपयों को अपने तरीके से खर्च करें और मेरे सहयोग का क्या, जो मैं डेली तुम्हें ऑफिस छोड़कर और लेकर आता हूँ। अरे हाँ जनाब, आप तो सबसे पहले हैं और मेरा सब कुछ आप ही का तो है। मुझे मेरे महीने की सैलरी, मेरा तन मन धन सब आपके लिए अर्पण है। सिबी ने अनुज को छेड़ते हुए कहा, मैं धन्य हो गया ऐसी बीवी पाकर। लोग कहते हैं सास बहू में बनती नहीं और यहाँ देखो, सास बहू ने एक टीम बना ली है और मुझे अलग कर दिया। अनुज रोने का नाटक करते हुए बोला, अरे मेरे नटखट, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। तुम दोनों पति पत्नी की आपसी समझदारी का ही नतीजा है ये कि घर और बाहर सब अच्छे से मैनेज हो रहा है। पर एक बात है कि बहू तुझसे ज्यादा ध्यान रखती है मेरा। हाँ, तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ तभी तो यह तुम्हारा ध्यान रखती है माँ। अनुज अपनी तारीफ करते हुए बोला, हाँ भाई, बहस में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। सुलोचना जी बोली, तभी तो तुम्हारा बेटा एक अच्छा वकील है माँ। अनुज फिर अपने मुंह मियाँ मिट्टू बना। सिवी और सुलोचना जी अनुज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अनुज तथास्तु का आशीर्वाद देकर हंसने लगा। अरे सिवी, आज
इन रुपयों से सभी के लिए उपहार खरीदने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे, सुलोचना जी बोली। और मेरी सत्संग की सखियों को भी बहू की कामयाबी के लड्डू खिलाऊंगी। अरे बहू नहीं, मेरी बेटी, जो बस सोचती है कि बहू और सास की आपस में कभी नहीं बन सकती। बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती। हाँ दादी, और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। अभी की आवाज आई और सभी खुश होकर शाम की प्लानिंग करने लगे। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि सास बहू की या बहू सास की बुराई करती है, पर यदि सास और बहू में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो कहने ही क्या। बहू को माँ की कमी और सास को अपनी बेटी की कमी कभी नहीं खलेगी। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुनकर मेघना को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वह अपनी नन्ही सी बेटी अमायरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गया, पर दोबारा जब फोन की घंटी बजी तो चिल्लाकर बोली, अरे सुधीर, कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है? कम से कम फोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर अमायरा चक न जाए, पर सुधीर ने जवाब नहीं दिया। शायद वॉशरूम में था। आखिर तिल मिलाते हुए मेघा उठकर बाहर आई। फोन देखा तो माँ जी का फोन था, जिसे देखकर मेघा और ज्यादा आग बबूला हो गई। उसने फोन उठाया नहीं, बल्कि काट कर एक तरफ पटक दिया। इतने में सुधीर भी वॉशरूम से बाहर आ गया। मेघा, किसका फोन था और किसका फोन होगा? तुम्हारी माँ का फोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? कितनी मुश्किल से अमायरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं है। बस हर रोज फोन लगा देती है और काम वाम कुछ होता नहीं, बस ये पूछने के लिए कि बेटा तूने खाना खाया, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 28 साल का। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ अमायरा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तनतनाती हुई मेघा कमरे में चली गई। पीछे से सुधीर ने माँ को फोन लगाया। हेलो, हाँ माँ, आपने फोन किया था? वो दरअसल मैं वॉशरूम में था, इसीलिए। बेटा तूने खाना खाया? क्या माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, मेघा तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तो तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ, अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तो मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। सुधीर के फोन रखते ही पीछे से मेघा बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या हर रोज का ड्रामा है? माँ की ममता है? पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। मेघा बस करो, सुधीर ने थोड़ा जोर से कहा तो मेघा चुप हो गई। जानती थी कि सुधीर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में चली
गई। सुधीर वहीं कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारे में घूमने लगा। 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी, पापा, पिताजी, चाचा और गोमती चाची और उनकी एक बेटी मधु। कहते हैं दूसरे बच्चे के जन्म देते समय माँ की मृत्यु हुई थी। ना माँ बची और ना ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे और माँ के देहांत के तीसरे दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को ना देती, पर मजाल है घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादी पापा भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज्यादा बोलने की इजाजत ना थी। उनकी एक बेटी जो थी, चाहे उस पोते की ही सामत क्यों ना आई हो। ऐसे में एक ही सहारा था, गोमती चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छिपकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो सुधीर के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। शुरू शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा, 1-2 बार तो बेचारी चाची को पीटा भी, पर पता नहीं कैसा मुंह था जो सुधीर और गोमती चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ के एक बेटा हुआ, सुधीर का छोटा भाई। उसके बाद तो सुधीर को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो परा टली थी। पिताजी ज्यादा कुछ बोले नहीं, उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो रही थी। और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि सुधीर उनका बेटा नहीं बल्कि ज्येष्ठता है। उसे कभी भूखा नहीं सोने देती, रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज का ध्यान वो खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए सुधीर शहर गया था, और आज भी है। सुधीर की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक सुधीर के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना ना खाने ना बैठती। इतने में अमायरा की रोने की आवाज से सुधीर की तंद्रा टूटी और वह कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी सुधीर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मेघा, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। पूरे दिन भर भी एक फोन कॉल ही तो है। बस तुम हम माँ बेटे के बीच मत बोला करो। सच कहा, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना तो जरूरी नहीं, ममता का होना जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।